नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडिटेक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है, आज का कॉन्सेप्ट हम बात करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। आज आप यहाँ पे समझेंगे, ऑलरेडी चूंकि आपने जीडीपी समझ लिया है तो आज हम उसी के जस्ट एक पहलू आगे बात करने वाले हैं। अब ये क्या होता है, क्या इनमें बेसिक अंतर होता है और क्या नहीं होता है, सब कुछ आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक का यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी। हमारा टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। आपका ये टॉपिक है आज का। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि आपका जो जीडीपी होता है ना, ये क्या होता है, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपका जो जीडीपी होता है ये एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी एक वित्तीय वर्ष होता है। उस वर्ष में किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जितने भी मात्रा में आपके अंतिम वस्तु एवं सेवाएं होती हैं, उनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो आपकी जीडीपी हो जाती है। फिर से समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी जीडीपी होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपकी जीडीपी का फार्मूला रही, या जीडीपी का आपका थ्योरी रहा, यानी जीडीपी की डिफिनेशन, ये परिभाषा रही जीडीपी किसे कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है, यही एक प्रकार से आपका जीडीपी का काम करता है। मतलब ऐसे आप समझिए कि आपका जो जीडीपी होता है उसी को आप नॉमिनल जीडीपी बोल सकते हो। अब ये कैसे बोल सकते हो, किस लॉजिक से बोल सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी इस नॉमिनल जीडीपी को, यानी जिसको मैं एक टर्म में बोल रहा हूँ जीडीपी, उससे ये रियल जीडीपी अलग है, टोटली अलग है। कैसे? ध्यान से देखिए, जो आपका ये नॉमिनल जीडीपी होता है, इसकी जो गणना की जाती है, यानी इसका जो कैलकुलेशन की जाती है, इसका जो कैलकुलेशन की जाती है वो फिलहाल करंट प्राइस पर की जाती है, करंट प्राइस पर। और करंट प्राइस को हम एक बात, यानी एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी आप यहां पे देख रहे हैं कि आपका जो नॉमिनल जीडीपी है, वो नॉमिनल जीडीपी का जो कैलकुलेशन किया जाता है, यानी उस कैलकुलेशन किस पे आधार पे किया जाता है, किस आधार पर? वो करंट प्राइस। ठीक है, यानी इस समय जो प्राइस चल रहा है, यानी वर्तमान कीमत पर, या मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर। यानी जीडीपी की जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो इस करंट प्राइस पर, यानी मार्केट प्राइस पर की जाएगी। अभी हम इसको इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं अब आगे रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी क्या होता है? इस रियल जीडीपी की जो आपका कैलकुलेशन होता है, यहां पर तो फिलहाल करंट प्राइस पर हो रहा है, लेकिन इस रियल जीडीपी का जो कैलकुलेशन होगा वो कांस्टेंट प्राइस पर किया जाएगा। यानी इसका जो कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस पर होगा, यानी कांस्टेंट प्राइस पर होगा। ठीक है, रियल जीडीपी का जो कैलकुलेशन होगा वो कांस्टेंट प्राइस पर होगा, और जो आपका नॉमिनल जीडीपी है उसका जो कैलकुलेशन होगा वो करंट प्राइस, ये जिसे हम एक शब्द में और बोलते हैं मार्केट प्राइस, इस पर होगा। अच्छा, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। ध्यान से देखिए, आपका ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये दोनों ही एक इकोनॉमिक टर्म है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है। मतलब ऐसे समझिए, अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, एकदम सिंपल तरीके से, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल वे में समझो। देखो, ये नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है, ठीक है ना। इसके कैलकुलेशन करंट प्राइस पर, इसका कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस पर किया जाता है। अच्छा, ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो होता है ना, ये आपको बताता है कि आपकी इकोनॉमी, यानी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, यानी वो किस तरीके से चल रही है। एक अच्छे फ्लो में चल रही है, खराब फ्लो में चल रही हो। अच्छा, अच्छे और खराब फ्लो का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपका जो देश है, यानी आपकी जो कंट्री है, वो ग्रोथ कर रही है अच्छी खासी कि नहीं कर रही है। आपके इकॉनमी में, आपके देश में अच्छी खासी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये आपका क्या है, अच्छा फ्लो है। मतलब अगर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी का मतलब क्या है, आपका देश तरक्की कर रहा है, यानी किसी भी देश की तरक्की हो रही है। अच्छा, ये दोनों टर्म इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की तुलना करनी होती है तो तुलना करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये बता, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। अगर बड़े लोग को देख के यह कह दिया जाए कि तुम तो बड़े हो गए हो, अब वो पूछेगा कि हम बड़े कैसे हो गए, कैसे जानते हो बताओ, तो आप बताओगे ना कि तुम 2020 में इतने छोटे थे और 2021 में इतने बड़े हो गए हो। आप बताओगे, तुलना करके बताओगे, क्या बताओगे कि 2020 में मैंने देखा था तुम्हें तो इतने छोटे थे और 2021 में देखा हो इतने बड़े हो गए हो। तो आपने क्या किया, तुलना किया, कंपेयर किया, किसके साथ, ईयर के साथ, किसकी, उस व्यक्ति की। अब दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मेजॉरिटी होती है कि हम लोग बारिश के दिनों में देखते हैं कि आपका जो वाटर लेवल होता है बढ़ जाता है, हम देखते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है वाटर लेवल बढ़ गया, किस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाते हो बताओ। आप अंदाज़ा इसी बेस पे लगाते हो ना कि पिछले साल जब बारिश हुई थी उस साल आपका जो वाटर लेवल था इतना था, लेकिन इस साल आपका वाटर लेवल इतना बढ़ गया है। यानी आपने क्या किया, तुलना किया, किसके हिसाब से, पिछले वर्ष की तुलना में। आपने ये देखा कि हमारे वाटर के लेवल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। पिछले साल हमारा वाटर लेवल इतना था, यानी जल का स्तर इतना था, अभी तो फिलहाल वाटर लेवल इतना बढ़ रहा है, मतलब पिछले साल की तुलना में हमारा जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। कैसे किया पता, आपने वाटर लेवल को जज किया, किसके साथ, पिछले ईयर के साथ। उसी प्रकार आप यहाँ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। ये नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर निकाला जाता है। मतलब कहने का है कि आपके यहाँ जितनी भी मात्रा में वस्तुएं में सेवाएं बनाई जा रही हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी नॉमिनल जीडीपी हो जाती है। और करंट प्राइस का मतलब है कि इस समय जो प्राइस चल रही है, इसको एग्जांपल से समझिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कि 2022 में क्या बनाया गया, 20 पेन बनाया गया और 10 बुक बनाई गई। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिए, 20 पेन और 10 बुक बनाई गई। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर पेन प्राइस, यानी एक अगर पेन की बात करें तो एक पेन की प्राइस कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर एक बुक की बात की जाए तो एक बुक कितने की मिल रही है, वो मान चलिए 5 रुपये की मिल रही है। एक बुक की कीमत कितनी है, 5 रुपये, और प्रोड्यूस यानी बनाई कितनी जा रही है, 10 बुक। और यहाँ पर 20 पेन बनाई जा रही है और एक पेन की जो वैल्यू है, यानी एक पेन की जो कीमत है, वर्तमान कीमत है, जिसे हम यहाँ बोलते हैं क्या, करंट प्राइस या मार्केट प्राइस। यहाँ पर एक पेन की जो करंट प्राइस है वो 10 रुपये है और एक बुक की जो करंट प्राइस है जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, वो कितनी है, एक बुक की 5 रुपये है। लेकिन उत्पादन कितना किया जा रहा है आपकी कंट्री में, 20 पेन बनाया जा रहा है और यहाँ 10 बुक बनाई जा रही है। ये तो रही गुड्स की बात। अच्छा, सर्विसेज मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम्पल को थोड़ा डिफिकल्ट ना बनाया जाए, ईजी वे में आप समझ पाओ कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसी एग्जाम्पल से, यानी गुड्स की बात से, यानी वस्तुओं की बात से, आप एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर नॉमिनल जीडीपी की, एन जी का मतलब, एन का मतलब नॉमिनल, जी का मतलब जीडीपी, तो एन जी का मतलब नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे तो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, 20 पेन है मल्टीप्लाई एक पेन की प्राइस 10 रुपये है तो 20 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे। अब प्लस मैंने क्या किया, ये भी तो जनरेट हो रही है, ये भी तो बनाया जा रहा है मार्केट में, कोई ना कोई बना ही रहा होगा बुक को, तो क्या करेंगे, ये 10 बुक है, एक बुक की प्राइस 5 रुपये है तो 10 बुक की प्राइस 10 के मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 250। ये इतना क्या हो जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा आपका। यानी आपका जो 2022 की जो नॉमिनल जीडीपी होगी वो कितनी होगी, 250 रुपये होगी। अब 250 रुपये कैसे आया, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, करंट प्राइस और मार्केट प्राइस की, तो करंट प्राइस यहाँ पर एक पेन की 10 रुपये है और एक बुक की जो करंट प्राइस है 2022 की करंट प्राइस के हिसाब से 5 रुपये है। तो इस हिसाब से आप नॉमिनल जीडीपी के कैलकुलेशन किए तो आपका 250 रुपये आ गया नॉमिनल जीडीपी 2022 में। अच्छा, ये जो 250 रुपये आया है ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप यहाँ पे वस्तुएं बना रहे हैं, यहाँ पर वस्तुएं बना रहे हैं और उनकी कीमत से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तब आपका ये नॉमिनल जीडीपी निकल आया। अच्छा,
अब आपका जो रियल जीडीपी होता है ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे अब इसका भी एग्जांपल यही लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये जो आपका बेस ईयर है, यानी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, बेस ईयर पर निकाला जाता है, और ये करंट प्राइस जो आज का प्राइस है, यानी जो करंट टाइम में करंट ईयर में जो चल रहा है, और ये कांस्टेंट प्राइस ये बेस ईयर पर निकाला जाता है। और आपका जो एज यूजुअल माना जाता है कि आपकी जो करंट प्राइस है, सॉरी आपका जो कांस्टेंट प्राइस है वो एक बेस ईयर पर डिपेंड करता है। और जो कि हमारे इंडिया की बात करें, अभी की फ़िलहाल की बात करें, तो आपका जो कांस्टेंट प्राइस है जिसको हम बेस ईयर पे निकालते हैं वो है 2011 और 12, ठीक है। यानी 2011 और 12 ये आपका एक बेस ईयर है। अभी मैं बताऊंगा आपको बेस ईयर क्यों निकाला जाता है और बेस ईयर एक्चुअल में कहते किसे हैं, ठीक है। तो ये 2011-12 इसको हम बेस ईयर मानते हैं, और इस ईयर में जो भी प्राइस थी उसको हम कांस्टेंट प्राइस मानते हैं। यानी कांस्टेंट प्राइस का मतलब एक स्थिर कीमत, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी फिलहाल 2011-12 में आपका जो कीमत है उस कीमत को हम कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर कीमत मान रहे हैं। अब मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 20 पेन मान के चलिए, 20 पेन, और यहाँ पर 10 बुक की बात हो रही है, ठीक है, 10 बुक। अब वहीं पे पहले देखिए ध्यान से, 2022 में जो प्राइस थी ये इतनी थी और बुक की प्राइस इतनी थी, पेन की प्राइस इतनी, बुक की प्राइस इतनी। अब वहीं पर 2011-12 में ओबियस ये बात है कि जब 2022 में आपका जो बुक और पेन की जो कीमत है इतनी है, तो 2011-12 में और सस्ती रही होगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इतनी रही होगी, मान के चलिए कि एक पेन की जो कीमत थी उस टाइम 2011-12 में, जो आपको आप ये बेस ईयर मान रहे हो, ये आपका बेस ईयर है, ये आपका क्या है, बेस ईयर है। अब एक पेन की जो उस समय कीमत थी यहाँ पर 10 रुपये थी, तो यहाँ पर इसको हम मान के चल रहे हैं कि 5 रुपये रही होगी, ठीक है, एक पेन की कीमत। अच्छा, यहाँ पर जो 10 बुक है इस समय एक बुक की जो कीमत होगी, ये इस बुक की जो कीमत है इससे कम ही रही होगी। मतलब यहाँ पर 5 रुपये है तो यहाँ पर 3 रुपये मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 3 रुपये थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप जीडीपी निकालिए जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इस हिसाब से निकालेंगे तो 20-5 100 यानी 20 × 5 प्लस 10 बुक है, एक बुक की कीमत 3 रुपये है, तो हो जाएगा कितना, 20-5 100 प्लस 10 30, मतलब 130 रुपये। अब आप ध्यान से देखिए, 2011-12 जिसको मैंने बेस ईयर माना है, इस बेस ईयर में आपकी जो कांस्टेंट प्राइस है वो आपकी 5 रुपये और 3 रुपये है। 5 रुपये एक पेन की कांस्टेंट प्राइस है, उस समय की बात है 2011-12 की, और एक बुक की जो कीमत है वो 3 रुपये थी। इस हिसाब से अगर आपने रियल जीडीपी का कैलकुलेशन किया 130 रुपये निकल के आई है, जो कि डिफरेंस है, किससे डिफरेंस है, इस 2022 की आपने जो जीडीपी निकाला है 250 रुपये। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी कि आपने देखा कि रियल जीडीपी की कैलकुलेशन की है तो रियल जीडीपी की जो आई है वो कम आई है, और वहीं पर अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की ज़्यादा आई है। इसका मतलब है कि एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, समझ में ये आ रही होगी कि आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट प्राइस पर निकाला जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके इस नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल होता है। क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी में आपका इन्फ्लेशन यानी महंगाई शामिल होता है, इन्फ्लेशन रेट शामिल होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें रियल जीडीपी के, तो रियल जीडीपी में आपका इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है। मतलब रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति की बात होती ही नहीं है, बात होगी यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये रियल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों दिया गया नॉमिनल जीडीपी के तुलना में, क्योंकि आप इससे ये पता कर पाओ कि आप जैसे जैसे आपकी इकॉनमी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ रहे हैं, 2021 आया, फिर 22 आया, फिर 23 चल रहा है, फिर 24 आएगा, यानी ऐसे क्या होगा, ऐसे आपकी जो ईयर है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी इकॉनमी डेवलप कर रही है, आपका जो अर्थव्यवस्था है वो विकास कर रही है, विकास के पथ पर अग्रसर है, जा रही है, वृद्धि कर रही है हमारी इकॉनमी, कैसे पता चलेगा? पता करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे जज करोगे भाई किसी चीज़ को? आप बताओ मुझे, जैसे कि वो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया तो आप कैसे जज कर लिए उसको? आपने यही तो कहा ना कि पिछले साल तो बड़ा छोटा था, इस साल तो बड़ा हो गया, कैसे जज किया आपने?
आपने पिछले साल उसको पिछले साल उसकी लेंथ देखी होगी, लंबाई देखी होगी, पहले तो इतना बड़ा था, आज तो इतना बड़ा हो गया। तुलना किया आपने उससे, पिछले वर्ष की तुलना किया आपने ना। तो इसी हिसाब से अगर आपकी इकोनॉमी को आपको देखना है ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, या कितना अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी की तुलना रियल जीडीपी से करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये हमेशा ही ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, रियल जीडीपी की तुलना में। क्यों होगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी जो बात करता है वो करंट प्राइस की बात करता है, और करंट प्राइस में आपका इन्फ्लेशन ऐड होता है, यानी आपकी जो मुद्रास्फीति है वो जुड़ी रहती है। और यहाँ पर बात करें रियल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन होता ही नहीं है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है। यानी अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन होता है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो अंतर है वो किस बात का अंतर है, इन्फ्लेशन का अंतर है। इसमें इन्फ्लेशन ऐड होती है और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड नहीं होती है। और कोई भी इकॉनमी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उसको जानने के लिए आपका ये रियल जीडीपी है, और रियल जीडीपी में हम किसी बेस ईयर को मानते हैं, और नॉमिनल जीडीपी में जो करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर का मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है वो लेते हैं। अच्छा, अब ये बेस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, यानी हम बेस ईयर ही क्यों लेते हैं और किस ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं, इसको आपको समझना है। ध्यान से देखिए, बेस ईयर हम उस ईयर को लेते हैं अमूमन जिस ईयर में आपका महंगाई कम से कम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। हालांकि बिना महंगाई के कोई भी इकॉनमी रन नहीं करती है, वो मैं किसी और सेशन में आके बताऊंगा कि महंगाई कितना हद तक अच्छा है, कितना हद तक नहीं। एक लेवल तो कोई भी चीज़ हो भाई, कोई भी चीज़ ले लो आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लो तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, वोमिटिंग होगी, दुनिया भर की दिक्कतें हो जाएंगी। मतलब कोई भी चीज़ है, उस चीज़ को अगर हद में रह के किया जाए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर हद पार कर दिया जाए तो वही चीज़ हम लोगों के लिए घातक हो जाता है। ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं बेस ईयर की, तो जो आपकी बेस ईयर होती है, बेस ईयर उस ईयर को लिया जाता है जिस ईयर में महंगाई दर स्थिर हो, यानी महंगाई दर ज़्यादा ना हो, उस ईयर की जो स्थिति हो, यानी इकोनॉमी हो, अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था में एक सामान्य दर से वृद्धि हो रही हो, मतलब कि ऐसे कोई पेंडेमिक ना आई हो, यानी कोई महामारी वगैरह जैसे ना आया हो जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए सूखा पड़ता है, किसी ईयर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, किसी ईयर में बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाते हैं। तो मतलब इस तरीके की जो स्थितियां हैं ये उत्पन्न ना होने पाए उस ईयर में, जिस ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब बेस ईयर की। तो बेस ईयर में सब कुछ क्या होता है, नॉर्मल होता है, और उसी ईयर की जो प्राइस होती है, उसी ईयर की प्राइस को हम यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस मानते हैं, और उसी से तुलना की जाती है आने वाले जो नेक्स्ट ईयर होते हैं। हम 2011-12 यहाँ पे ले रहे हैं, यानी तो 2011 और 12 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2011 और 12 की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल थी, और हम जितने भी आगे मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम इसी कांस्टेंट प्राइस को लेंगे और तुलना करेंगे कि आज की इकॉनमी हमारी और पिछले साल की इकॉनमी, यानी इस समय की इकॉनमी 2011-12 की इकॉनमी से कितना ज़्यादा बेहतर है। इसको जज करते हैं इस रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे देखते हैं आए दिन कि किसी भी चीज़ की आप तुलना, किसी भी चीज़ की कंपैरिजन जब तक आप नहीं करेंगे तो आप ये कैसे समझ पाएंगे कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जब तक कुछ सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे, जब तक आपको कुछ लक्षण ऐसे दिखेंगे ही नहीं कि जिसकी वजह से आप जज कर पाओ कि हाँ एक्चुअल में इसमें चेंजेस आ रहे हैं। आज इंडिया की इकॉनमी को आप देख लीजिए और इंडिया की इकॉनमी को आप 10 साल पहले देख लीजिए, तो आप ये जज कर पाओगे, आप ये समझ पाओगे कि हाँ आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ क्या काफ़ी मात्रा में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, जीडीपी डिफ्लेटर। जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है या इसका फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो उसके लिए आपको नॉमिनल जीडीपी
और रियल जीडीपी का रेशियो निकालना होगा और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस हिसाब से आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसे ही सेशन और चाहिए तो इसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, हमारे इस कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को आप समझ पाते हैं, तो आपका प्यार इस वीडियो के लिए बनाए रखिए। और आपका इस सेशन के बारे में क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।